सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो 30% कटौती के बाद जो हमें पाठ्यक्रम दिया गया था वो हमने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पूर्ण कर लिया था। इसमें अध्याय 1 हमारा रहा था, अध्याय नंबर 11, उसका हमने ऑनलाइन जो है अध्ययन कर लिया। प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज से आपके उन सभी चैप्टरों के रिवीजन की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, रिवीजन में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। उन प्रश्नों के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। प्रश्न मैं साथ में असाइनमेंट में डालूंगा, उत्तर भी साथ में, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। जैसा आप लोगों को दिख रहा है, हम लोग सबसे पहले अध्याय नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई से शुरुआत करेंगे। जीवन की मौलिक इकाई से शुरुआत जो है हमारी होने वाली है। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई हमने सेल को कहा था, कोशिका को कहा था। उसी से संबंधित प्रश्न जो है हमारे यहाँ रहने वाले हैं। कुछ छोटे प्रश्न हैं, कुछ बड़े प्रश्न हैं। पहले हम प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में हम लोग उनके उत्तर समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न जो आपके दिया हुआ है, उस प्रश्न की बात करते हैं। तो वो प्रश्न है आपके, क्या है प्रश्न? कोशिका किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, डेफिनेशन ऑफ सेल, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के बारे में पूछ रहा है कि कोशिका किसे कहेंगे। तो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को हमने क्या नाम दिया था? कोशिका। कहने का मतलब है सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, वो हमारे शरीर की संरचना का निर्माण भी उसी के द्वारा होता है और उसी के द्वारा सभी कार्य जो है वो संपन्न होते हैं। जितने भी बायोलॉजिकल कार्य होते हैं, जैविक कार्य होते हैं, वो उसी के अंदर संपन्न होते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर बात करें अगले प्रश्न की, कोशिका की खोज किसने और कैसे की? कोशिका की खोज किसने व कैसे की थी? प्यारे बच्चों, कोशिका का सबसे पहले पता लगाने वाले या खोज करने वाले विद्वान का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था विद्वान का? रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने खोज की थी। लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मृत कोशिका जो थी उसकी खोज उन्होंने की थी। और उन्होंने यहाँ पे उन्होंने कर लेना आप लोग, उन्होंने कोशिका को पतले काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। जो सूक्ष्मदर्शी था, ठीक है ना, साधारण सूक्ष्मदर्शी, अनगढ़ का साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा उन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था 1665 के अंदर। कैसे देखा था वो पूरी प्रोसेस आपको मैंने अध्याय के अंदर बताई हुई है। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न जो है आपका वो है CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे आते हैं? बिल्कुल सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, विसरण प्रक्रिया द्वारा। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी प्रश्न आया था, विसरण और प्राशन से आप लोग क्या समझते हैं? तो सेल के अंदर CO2 का प्रवेश, H2O का प्रवेश और बाहर, ठीक है, निकास। तो उनके लिए कौन सी क्रिया होती है? तो वो होती है विसरण प्रक्रिया। कौन सी क्रिया होती है प्यारे बच्चों? विसरण प्रक्रिया होती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे आपके हैं अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बड़े लेवल का प्रश्न है। इसको आप ध्यान से सुनना कि अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है। अमीबा की संरचना जो है वो अनियमित होती है। इस प्रकार से ये अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। इस प्रकार की अमीबा की जो है स्ट्रक्चर होती है। प्यारे बच्चों, दो क्रियाएं होती हैं कोशिका में। एक तो होती है एक्सोसाइटोसिस और एक होती है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस और एक होती है एंडोसाइटोसिस। अमीबा क्या करता है? अपना शिकार जो है, मतलब भोजन, उस भोजन के पास आता है, उसमें सूडोपोडिया या कूटपाद पाए जाते हैं, उसके अंदर लेता है उसको और ये इसके अंदर चले जाते हैं।
ठीक है, इसे बोलते हैं। और इसमें जो खाद्य रसदानियाँ होती हैं उनके अंदर इनका जो है पाचन कर लिया जाता है। तो कोशिका के अंदर इस प्रकार से सूडोपोडिया द्वारा इन शिकार को ग्रहण करके अपने कोशिका के अंदर ले लेता है, जिसे एंडोसाइटोसिस या अंतःकोशिकीय कहा जाता है, या अंतःकोशिकीय लयन कहा जाता है, या पाचन कहा जाता है। अंतःकोशिकीय पाचन बोल सकते हो। ओके, क्लियर है। एंडोसाइटोसिस क्या है ये देखिए, अगला प्रश्न भी इसी पे आधारित है कि एंडोसाइटोसिस है क्या। एक कोशिकीय जीव में अमीबा क्या बताया मैंने प्यारे बच्चों, अमीबा आपको क्या बताया, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में कोशिका झिल्ली मैंने क्या कहा, तो उसके सूडोपोडिया होते हैं, कूटपाद के लचीलेपन के कारण जीव बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बाह्य पर्यावरण से क्या अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और कोशिका झिल्ली पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। वो अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो अपनी स्थिति में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अमीबा का प्रश्न दे रखा था, तो अमीबा के बारे में बता दिया। तो ये एंडोसाइटोसिस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और एंडोसाइटोसिस में एक लाइन और दे रखी है कि इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा लेता है, इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस, ठीक है, वो तो आपको मैंने बता दिया। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको वर्णात्मक या चयनात्मक, एक शब्द और लिख सकते हो यहाँ पे आप लोग, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब मैंने हर शब्द आपको क्लास में एक एक करके बताया हुआ है कि प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने देती है, वह अन्य पदार्थों को अंदर जाने से क्या करती है, रोकती है। अंदर जाने से क्या करती है, रोकती है। तो इसलिए कहने का मतलब है चयन करके आवश्यकता अनुसार ही पदार्थों को अंदर जाने देती है, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक या चयनात्मक झिल्ली कहा जाता है। एक अपारगम्य झिल्ली होती है जो अंदर बाहर आने ही नहीं देती, एक होती है पारगम्य, अंदर बाहर आ जा सकते हैं, एक होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली जो विलायक को ज़्यादा आर पार करती है, विलय को कम करती है, और एक होती है वर्णात्मक या चयनात्मक झिल्ली जो आवश्यकता अनुसार या कुछ ही पदार्थों को अंदर बाहर होने देती है। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रासरण क्या है। अगला प्रश्न क्या है, प्रासरण क्या है। यह भी आपके अर्धवार्षिक में आया हुआ है और जो महत्वपूर्ण है, वार्षिक के लिए भी, आगे आने वाले क्लासों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो, भाई झिल्ली द्वारा पदार्थों का अंदर और बाहर जाना प्रासरण कहलाएगा। यदि अंदर जा रहे हैं पारगम्य चयनात्मक झिल्ली द्वारा तो अंतःप्रासरण एंडोस्मोसिस, और अगर बाहर आ रहे हैं तो एक्सोस्मोसिस बाह्य प्रासरण। ओके, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है। तो एक ये बहुत जटिल पदार्थ होता है, ठीक है ना, शर्करा का एक जटिल पदार्थ होता है, या सीधा बोल सकते हो एक जटिल पदार्थ होता है। पौधों में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, पौधों के अंदर पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति जो है वो मुख्यतः सेलुलोज व पेक्टिन की बनी हुई होती है। सेलुलोज की बोल सकते हो आप लोग, किसकी बनी होती है, मुख्यतः सेलुलोज की जो बनी हुई होती है। ओके, तो ये एक जटिल पदार्थ होता है। 9वें प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों, जीवद्रव्य कुंचन क्या है। कई बच्चों ने क्लास में भी बहुत बार प्रश्न किया था, सर जीवद्रव्य कुंचन क्या है। तो जीवद्रव्य का आपको पता होना चाहिए, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर केंद्रक सहित जो मैटर है उस सब को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य कहा जाता है। अब जीवद्रव्य कुंचन में तो पिचकना, जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि होती है, भाई अंदर जाएगा तो वो फूलेगी, लेकिन अगर हानि हो रही तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है और कोशिका के अंदर किसी एक स्थान पर टिक जाता है। इस घटना को ही जीवद्रव्य कुंचन कहा जाता है, वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। जैसे किशमिश का सिकुड़ना, किशमिश जब पानी बाहर आ जाता है उससे तो वो क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। एक प्रश्न और है, एक नहीं अभी और भी है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो मैंने बताया था, अब डीएनए के बारे में विस्तार से तो आप 12वीं क्लास में पढ़ोगे, छठा चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर। लेकिन डीएनए का पूरा नाम जो होता है प्यारे बच्चों, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना, लिखा हुआ है तो मैं नहीं लिख रहा, डीऑक्सी राइबोज
राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी बोल सकते हो, राइबोज भी बोल सकते हो, ध्यान रखना राइबोज कर लेना इसको, क्या कर लेना, राइबोज जो है वो आपको करना, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। एसिड का मतलब अम्ल होता है, ठीक है। तो ये शर्करा होती है, इसमें नाइट्रोजन क्षारक होते हैं और फास्फोरिक अम्ल होता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसलिए ये सोल्ट है, डीएनए इसका पूरा नाम ये होता है। एटीपी क्या है, एटीपी के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। ये एक प्रकार की ऊर्जा है, कोशिकीय ऊर्जा है, जिससे हम लोग काम करते हैं। पूरा नाम इसका होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। और एक आता है एडीपी, इसको भी आप लोग लिख लेना साइड में, एडीपी एडिनोसिन डाइफास्फेट। इससे एटीपी बनती है। तो एटीपी ऊर्जा ही हम लोग हमारा शरीर जो है वो काम में लेता है, एटीपी। कोशिका के किस अंगक में आनुवांशिक गुण होता है, तो भाई आनुवांशिक गुण वाला तो आपको पता ही है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। इसको गुणसूत्र भी आप लोग लिख सकते हो या क्रोमोसोम मेरा आपको बताया हुआ है। अगली बात करते हैं, ऐसे दो अंगक का नाम बताइए जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक हो गया प्लेस्टिड अर्थात लवक, एक हो गया लवक और एक क्या हो गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, मेरा लिखवाया हुआ है नोट डाल के। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम जो होता है लेनिकाय, उसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, खतरनाक पाचक एंजाइम, जो कई बार उसकी भित्ति फट जाने के कारण वो कोशिका में आ जाते हैं और कोशिका को ही पाचन कर देते हैं, इसलिए इसे सुसाइड बैग्स बोलते हैं, आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने 14 प्रश्नों की बात की, और 14 प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आगे आने वाले एग्जामों के लिए भी। इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, और इससे संबंधित कोई और प्रश्न हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।